अच्छा, शुरू करते हैं। आज एक स्टेप मज़ीद आगे चलेंगे। HTML हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना? कल हमने क्या पढ़ा था? टेबल्स क्लियर किए थे HTML के अंदर। आज हम एक स्टेप नेक्स्ट चलेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, यूजली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिस तरह हम बनाने के आदी हैं, क्लास 05, और इसके अंदर जाके राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेना आप। ठीक है? इतने में तो क्लैरिटी है वैसे आपको। यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। index.html। ठीक है? मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं यूजली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मल्टीपल फाइल्स बनाने की, लेकिन आप लोग यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स भी बनाओगे, जैसे about.html, contact.html, इस तरह मल्टीपल फाइल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो आप करोगे। ठीक है? लेकिन वो सारी की सारी लिंक्स कहाँ पे करनी है? index.html के अंदर। अब इसके अंदर हम ये बेसिक बॉयलर प्लेट मिल जाता है हमें, और इसमें से इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, और यहाँ पर हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब ये मैंने यहाँ पर एक इनपुट दी है, इसकी आउटपुट देखनी है, तो हमें पता है हमने क्या करना है। फोल्डर में आके इसको डबल क्लिक करेंगे, ऐसे ही है ना? अच्छा, एक और भी तरीका होता है कि VS कोड में ना, यहाँ पर अगर आप साइड बार में देखेंगे ना, तो ये आइकन्स आ रहे हैं, कुछ सर्च का आइकन है जहाँ पर आप फाइल्स डिफरेंट सर्च करते हो, फिर ये शेयर का है जिस पे आप क्लाउड पे पुश करते हो फाइल्स को। एक यहाँ पे टैब आ रहा है एक्सटेंशंस का। किसका? एक्सटेंशंस का। यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन सर्च करोगे, लाइव सर्वर। कौन सी? लाइव सर्वर। अब ये एक्सटेंशन क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड जिसने बनाया है ना, उसने इसमें कुछ फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन कर दी है। ठीक है? लाइक इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, इसमें आइकन्स इस तरह से होंगे, इस तरह से ये वर्क करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शनैलिटी इसमें डिफ़ाइन कर दी है। अब अगर मुझे इसमें मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी चाहिए ना, मतलब मेरी नीड के मुताबिक, तो उन्होंने ये एक्सटेंशन का टैब हमें दिया है, हम उसके रिलेटेड कोई ना कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है? जैसे मेरी नीड है कि ये जो HTML की फ़ाइल है ना, ये लाइव चले, तो मैं इसके लिए एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन होती है, वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ये है। ठीक है? ये रिचविक डे इसका ऑनर है। सही है? ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है सब ने। ये क्यों करनी है? क्योंकि अभी तक हम इसकी इनपुट जिस तरह देख रहे हैं, क्लासें कितनी के हैं? आज के दिन की ये लास्ट है। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हमने फ़ाइल को रन करने कैसे सीखे, कि हम फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और वो इसको ब्राउज़र में ओपन कर देता है। अब हम क्या किया करेंगे, यहाँ पर हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ना, जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो यहाँ पर बॉटम राइट पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गो लाइव का। नज़र आ रहा है आप सबको कि नहीं? यहाँ पर ये है गो लाइव। ठीक है? ये गो लाइव पे आप क्लिक करेंगे ना, ये इसको लाइव टाइम पे चला देगा ब्राउज़र के अंदर। सही है? अगर हम डबल टैप करके इसको ओपन करते हैं ना, तो हमें एक डिफ़िकल्टी होती थी कि हमें हर बार चेंजिंग पे रिफ़्रेश करना पड़ता था। सही है?
अब उस रिफ्रेश से बचने के लिए हमने ये लाइव सर्वर का काम किया है, ठीक है कि नहीं, कि हम इस फाइल को लाइव चलाया करेंगे। जैसे अभी इसमें मैं कोई करूँ ना, चेंजेस करूँ, हेलो जुहेब किया है मैंने, तो यहाँ पे देखो मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले से ही लाइफ टाइम पे चेंज हो सकी। क्लियर है? अच्छा, अब इससे थोड़ा सा हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पीछे कंटेंट क्लियर किया है, लाइक हमने पैराग्राफ पढ़े, हेडिंग्स पढ़ी, लिस्टें पढ़ी, टेबल पढ़े और छोटे मोटे टैग्स देखे हैं। अब ये जितने भी टैग्स हमने पढ़े हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ। अब जब ये करने का मेन गोल क्या है कि हम वेबसाइट बना सकें, ऐसे ही है ना, डिजिटल न्यूज़पेपर इनको हम वैसे कहते हैं, वेबसाइट को, इसमें भी हम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं ना। लेकिन जब वेबसाइट का कंसेप्ट आया था ना शुरू में, तो इस वेबसाइट को ना 3 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया था। कितनों में? 3 में। वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0, ठीक है। वेब 1.0 क्या था कि हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को बता रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ना सारा काम, अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, ये सारा का सारा किस पार्ट में है? वेब 1.0। वेब 1.0 बस इतनी थी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को डिस्प्ले करें, ठीक है। फिर वेब 2.0 का कंसेप्ट आया, जिसमें क्या था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन बताना मकसद नहीं है, ठीक है। मतलब हम वेबसाइट इसलिए तो नहीं ना बना रहे हैं कि सिर्फ हम अपने बारे में बताएं। हमारी तो क्या अजम्पशन होती है कि यूज़र हमारी इंफॉर्मेशन रीड करे, फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे बिजनेस में रिलेट करें हमारे साथ, ऐसे ही है कि नहीं। अब ये जो कॉन्टैक्ट करने का पार्ट है ना, ये वेब 2.0 में आया था। जो वेब 1.0 है ना, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था कि हम अपनी बात सिर्फ बता रहे थे आगे, ठीक है। वेब 2.0 क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन भी बता रहे हैं और आगे से यूज़र हमारी इंफॉर्मेशन रीड करके हमसे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। अक्सर आप जाओ ना OLX, दराज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, आप प्रोडक्ट्स उनकी सारी एक्सप्लोर करते हो, उनकी इंफॉर्मेशन रीड करते हो, एंड पे फिर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होती है तो आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा होता है, ऐसे ही कि नहीं, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, ऐसे ही है। तो ये जो लेटेस्ट वेबसाइट्स हैं ये 2 वे पे बनती हैं, एक वेब 1.0, दूसरा वेब 2.0, के हम अपनी इंफॉर्मेशन भी बताएं, डिटेल भी बताएं और यूज़र का भी रिस्पॉन्ड आगे से ले सकें। हर वेबसाइट के अंदर और कुछ हो ना हो, लेकिन एक ना एक फॉर्म तो ज़रूर होता है, वो होता है यहाँ कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर ये वाला, ठीक है। ये हर वेबसाइट के अंदर होता है, मतलब जिस पे कोई ना कोई यूज़र हमारी इंफॉर्मेशन रीड करके कॉन्टैक्ट करता है हमारे साथ। समझ आ गई है कि नहीं? फिर इसी तरह आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उनकी भी क्या है, आप इंफॉर्मेशन वगैरह रीड करते हो, फिर वो आपको अप्लाई नाउ का फॉर्म दे देते हैं, वहाँ पर आप अपना एडमिशन लॉक करते हैं, ऐसे है कि नहीं। जो वेब 3.0 है वो आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा, उसमें हम डाटा अपना ऑन करते हैं सिंपली, ठीक है, वो आप आगे बढ़ेंगे। दो तो क्लियर है ना, वेब 1.0 और वेब 2.0। अब अभी तक हम किस में काम कर रहे थे? 1.0 में, कि अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छा करके डिस्प्ले करना सीख रहे थे, ऐसे ही है ना। अब हमने सीखना है वेब 2.0 के यूज़र का भी आगे से रिस्पॉन्ड लेना है। वो रिस्पॉन्ड लेने के लिए ज़ाहिर बात है हमने क्या बनाने हैं, हमने फॉर्म्स बनाने हैं। जिस तरह हर वेबसाइट के अंदर ऐसे उन्होंने हमें फॉर्म दिए हैं ना ऑनर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, कंपनीज़ के साथ, ऐसे ही है ना। अब ये बनाने हमने सीखने हैं HTML के थ्रू। ज़ाहिर बात है इनको डिज़ाइन तो नहीं ना अभी करना सीखेंगे, जस्ट बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर खड़ा करना सीखेंगे। अब मुझे बताएं, जिस तरह वेब 1.0 में हम अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, अब ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का एक स्ट्रक्चर नहीं दिया HTML ने, हमें मल्टी स्ट्रक्चर दिए हैं। लाइक हमें टेबल दिया, हमें लिस्ट की प्रेजेंटेशन दी, हमें पैराग्राफ की प्रेजेंटेशन दी, हमें हेडिंग्स दी, ऐसे ही है ना, मल्टीपल प्रेजेंटेशंस दी अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। इसी तरह अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब उससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसका रिस्पॉन्ड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें मल्टी पैटर्न्स चाहिए। एक पैटर्न पे हम काम करने के कायल नहीं है, सही है, समझ आ गई है कि नहीं, ताकि यूज़र इंफॉर्मेशन भी इजीली रीड कर सके और हमसे इजीली कांटेक्ट भी कर सके। समझ आ गई?
अगर लेट्स सपोज वेब 1.0 में एक ही पैटर्न होता पैराग्राफ का, फिर क्या होना था? फिर इसमें और न्यूज़पेपर में कोई फ़र्क नहीं था, ऐसे ही है ना। न्यूज़पेपर में और इसमें एक फ़र्क ये भी है कि उसमें हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। जो वेब 2.0 का काम है ना, वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ मतलब दुआ ही है, हम दुआ कर सकते हैं कि हमारी कोई रीड करके हमसे कांटेक्ट कर ले, ऐसे ही है ना। क्योंकि रीड तो सारे कर लेंगे जितने के न्यूज़पेपर के पब्लिक है, लेकिन वो चल के आना यहाँ पे बंदा अटकता है, ऐसे ही है ना। ऐसे अगर क्लास का ही हम सोचें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं आए, क्यों? चल के आना पड़ता है, ऐसे ही है कि नहीं? इस वजह से अब लोग कहते हैं कि यार घर बैठे ही सारा काम हो जाए। फिर घर बैठे ऐसे ही है कि हम वेबसाइट्स बनाएं, इनके सॉफ्टवेयर्स बनाएं जहाँ पर लोग हमारी इन्फॉर्मेशन रीड करें और हमसे घर बैठे ही कांटेक्ट करें, सही है। अभी जो कोविड आया था ना, कोविड में उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डेवलपमेंट अगर आज तक किसी पीरियड में हुई है तो वो कोविड में हुई है, कोरोना में। क्योंकि तब कारोबार तो सारे बंद थे, बिजनेसेस बंद थे, घर बैठे थे, तो लोगों का क्या था कि यार जो पेंसिल पेपर मैंने चलाना है, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूँ, घर बैठे इसको कंट्रोल करता हूँ सारा। तो सही डेवलपमेंट जो हमने की है वो कोविड में की है, और अच्छा अर्न भी कोविड में किया है। हाँ, हम आज भी मिस करते हैं उसको, तो वैसे करना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन अर्निंग के हिसाब से हमें काफ़ी बेनिफिट दिया है उसने, ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्टर भी था ना, उसको भी बहुत हाइप मिली है कोविड के अंदर। अच्छा, अब उसको तो वापस नहीं हम ला सकते, हम नेक्स्ट अच्छा कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हमने डिस्कस क्या किया, अब हम मेजर जो यूज़र ने कम्युनिकेट करना है ना हमारे साथ, उसके लिए भी हमें डिफरेंट पैटर्न्स चाहिए, एक पैटर्न नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो बात पक्की है कि हमने फॉर्म बनाना है, ऐसे ही है ना। तो फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले फॉर्म का टैग लगाना है। ये एट्रीब्यूट पे मैं आता हूँ बाद में। आपने सिंपली क्या करना है, पहले फॉर्म का टैग लगाना है। अब ये टैग मैंने लगाया है और ब्राउज़र में आता हूँ, कोई इफ़ेक्ट आया मुझे? नहीं आया। तो ये कौन सा टैग है? ये सिमेंटिक टैग है, जिसको लगाने या ना लगाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सही है। बट जब हम लगाएंगे, समझ आ गई ब्राउज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जिस तरह इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए उसने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिए थे ना, इसी तरह इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी उसने ना हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए हैं, जिनमें सबसे बेसिक आता है इनपुट, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग एक टैग है, इसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। फिर एक सिलेक्ट का उसने हमें कंट्रोल दिया, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर एक टेक्स्ट एरिया है, इसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यूज़र से। समझ आ गया कि नहीं? ये 3 तरह के उसने पैटर्न्स हमें दिए हैं यूज़र की बात लेने के लिए। क्लियर है? अब अभी के लिए मैं ये नीचे वाले 2 को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी हम पहले वाला जो बेस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसकी डेप्थ में जाते हैं। समझ आ गई? अब ये जो इनपुट है ना, इनपुट का टैग, इसमें भी ना उसने मल्टीपल ऑप्शंस डिफ़ाइन कर दिए हैं हमारे लिए, कि हम इसके थ्रू मल्टी टाइप का डाटा यूज़र से ले सकते हैं। लाइक मुझे यूज़र से टेक्सचुअल टाइप का डाटा चाहिए, उसका नेम, ईमेल वगैरह। मुझे यूज़र से नंबर टाइप का डाटा चाहिए, लाइक उसकी एज चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। फिर मुझे यूज़र से फ़ाइल चाहिए, वो मैं इसके थ्रू अचीव कर सकता हूँ। मुझे यूज़र की बर्थडे चाहिए, वो इसके थ्रू अचीव कर सकता हूँ। मतलब उन्होंने इनपुट का जो टैग है ना, इसको बेस बनाते हुए इस पर मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं कि आप इसके थ्रू मल्टी टाइप डाटा यूज़र से ले सकते हो। जो बाकी 2 कैटेगरीज है ना, वो छोटी छोटी हैं, उनमें एक ही टाइप का डाटा आप ले सकते हो, लेकिन इनपुट के थ्रू आप मल्टी टाइप डाटा यूज़र से ले सकते हो। समझ आ गई है? अब ये आपने ऑप्शंस डिफ़ाइन कैसे करनी है कि मैं यूज़र से किस टाइप का डाटा चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करोगे टाइप का, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है? अभी तो नहीं ना, अभी हमने वैल्यू नहीं दी। अब यहाँ पर मैंने एक टाइप डिफ़ाइन की है टेक्स्ट। ये पहली टाइप का डाटा है, टेक्सचुअल डाटा। अब इसमें कौन कौन सा आ जाता है? नेम, एड्रेस, सिटी नेम, इस तरह के सारी इन्फॉर्मेशन जो टेक्सचुअल टाइप डाटा है, वो लेने के लिए मैं इनपुट में टाइप टेक्स्ट करूँगा। समझ आ गई है? अब ये काम करके मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर, तो इसने क्या किया है, इसने मुझे एक बॉक्स दे दिया यहाँ पर बॉर्डर टाइप, जिसमें मैं क्लिक करके
कुछ ना कुछ राइट कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना? समझ आ गई कि नहीं? कि इनपुट का टैग हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक बॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम राइट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं टेक्निकल यूज़र हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर ये इनपुट लगा है, मैंने इसमें कुछ ना कुछ टाइप करना है। अब जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, नॉन एजुकेटेड है, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये इनपुट लगा हुआ है? मतलब थोड़ा सिंपल चलते हैं ना, ताकि जो फर्स्ट टाइम है उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मतलब प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा है ना? ये प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, उसको तो नहीं ना ये पता चलेगा कि ये यहाँ पे इनपुट है, इसके अंदर क्लिक करने पे मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना? ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर भी सेम फॉर्म बनाया है, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यहाँ पे मैंने फुल नेम डालना है, यहाँ पे ईमेल डालनी है, यहाँ पे नंबर डालना है। किसके थ्रू ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है? ये बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट आ रहा है, ऐसे ही है कि नहीं? अब ये टेक्स्ट लाने के लिए, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट HTML के इनपुट को डिस्प्ले करने की ये स्ट्रेटजी है। अब मेरी नीड है कि इसके बैकग्राउंड पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो, ऐसे ही है ना? अब मैं क्या करूँगा? एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, ऐसे ही है, क्योंकि अगर मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है तो मुझे तो HTML में कोई ना कोई एट्रीब्यूट ही चाहिए, ऐसे ही है ना? अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मेरी इनपुट के बैकग्राउंड पे, सही है? अब कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी आएगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ पे मुझे नेम प्रिंट अपना नेम एंटर करना है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूँगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गई है कि नहीं? लेकिन एटलीस्ट यूज़र को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है। क्लियर है? अब इसी तरह अगर मुझे सिटी लेनी है, यूज़र से सिटी का नेम लेना है, तो कैसे लगाएंगे टैग? लगाएं, इनपुट का टैग लगाएंगे, टाइप क्या रखेंगे? टेक्स्ट ही, और फिर प्लेस होल्डर, एंटर सिटी नेम। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? अब यहाँ पर मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ समरान, और सिटी यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर। ओके, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अभी तो ये दो इनपुट्स हैं, ऐसे ही है ना? मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये सिटी है, ये नेम है, ऐसे ही है। वैसे समरान मैंने एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसमें आपको फीलिंग यही है कि ये कोई सिटी है, ऐसे है कि नहीं? इंडिया के कुछ सिटीज़ के नेम है, सम्राट, ऐसा कुछ। अब कोई नॉन टेक्निकल पर्सन होता है, वो सारा फॉर्म फिल तो कर लेगा बैकग्राउंड का टेक्स्ट देखते हुए, ऐसे ही है ना? कि इसमें मैंने फुल नेम डालना है, इसमें सिटी नेम डालना है, ये सारा अंडरस्टैंड कर लेगा। बट जब वो इतना बड़ा फॉर्म, जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिशन का फॉर्म है, इतना बड़ा फॉर्म है, उसने सारे प्लेस होल्डर्स को देखते हुए इसको फिल कर दिया है, ठीक है? बट जब वो एंड पे आगे क्रॉस चेकिंग करेगा इसकी, सही है, फिर उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस इनपुट के अंदर क्या डाला था, मैंने इस इनपुट के अंदर क्या पुट किया था? जस्ट लाइक दिस। उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें मैंने सिटी किस में डाला था, मैंने नेम किस में पुट किया था? ऐसे है कि नहीं? अब ये भी प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन क्या होना चाहिए कि मुझे हर इनपुट के साथ एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहिए जो इसके साथ बाइंड होगा, जो बताएगा कि ये इनपुट किसके रिलेटेड है। समझ आ गई? अब वो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए ना हमारे पास एक टैग होता है लेबल का, सही है? किसका? लेबल का। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ फुल नेम, वो इनपुट के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब अगर यूज़र इसमें पुट कर भी लेता है ना डाटा, हम दूसरे के साथ भी लगा देते हैं सिटी। अब अगर इसमें मैं डालता हूँ समरान और यहाँ पे डालता हूँ लाहौर, अब यूज़र को तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि इसमें क्या है, सिटी नेम है, इसमें फुल नेम है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम अभी तक हमें आए हैं। एक बैकग्राउंड में टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, दूसरा ये लेबल डिस्प्ले करना है, ठीक है? ये दो प्रॉब्लम्स देखे थे हमने और उनको फिक्स भी कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सनस होते हैं ना, उनकी अजम्पशन क्या होती है कि जैसे
यहाँ पर अगर मैं इसके इनसाइड क्लिक करता हूँ ना, प्रेस करता हूँ, तो इसका बॉर्डर ब्लैक हो जाता है, ऐसे ही ना, शेडेड हो जाता है। इसको कहती है इनपुट का फोकस होना। क्या कहती है? इनपुट का फोकस होना। अब अगर मैं बाहर किसी प्लेस पे क्लिक करूँगा ना तो ये नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगी। इसको कहते हैं इनपुट का ब्लर होना। क्या कहते हैं? ब्लर। अभी ये किस फॉर्म में है? ब्लर में है, और अब फोकस में है। अब इसमें मैं तब भी टाइप कर सकता हूँ जब ये फोकस होगी, ऐसे ही है। अब कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है ना, उनकी एजम्पशन क्या होती है कि मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ ना तो ये इनपुट फोकस होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कह रहे हैं जो नाड़ी पर्सन होते हैं ना, उनकी ये एजम्पशन होती है कि टेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखा है ना, मुझे इस पे क्लिक करना है तो ये इनपुट फोकस हो जाएगी और मैं इसमें लिखना शुरू कर दूँगा। ऐसे है कि नहीं? अब फिर ये किस तरह से अचीव करेंगे कि इस टेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो उसके रिलेटेड इनपुट फोकस हो जाए। अब ये कैसे अचीव करेंगे? फिर कोई एट्रीब्यूट लगाएंगे, ऐसे ही है ना। अब ये चीज़ अचीव करने के लिए ना आपने पहले तो जिस इनपुट को फोकस करना है वहाँ उस इनपुट को आपने कोई ना कोई आईडी असाइन कर देनी है, ठीक है। यूनिक करने के लिए हम क्या करते हैं? आईडी पास करते हैं ना। इसको मैं कोई भी आईडी दे देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ फुल नेम, सही है। अब किस टेक्स्ट के क्लिक करने पे इस इनपुट को मैंने फोकस करना है? फुल नेम पे। तो इस लेबल के अंदर ना एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, सही है, उसमें मैं वो आईडी पास कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो वो उस इनपुट का फोकस कर देगा और मैं उसमें राइट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये आईडी मैं इसको नहीं पास करता, मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब मैं फुल नेम पे क्लिक करूँगा तो कौन सी इनपुट फोकस होगी? सिटी नेम। क्यों? क्योंकि उसकी आईडी का मैच ही इसके साथ हो रहा है। तो कह लो हमें जो लेबल है ना उसको बाइंड करना पड़ता है किसके साथ? उसके रिलेटेड इनपुट फील्ड के साथ। और वो बाइंड कैसे करना है? इनपुट को आईडी देनी है और वो आईडी किसको पास कर देनी है? लेबल में फॉर के एट्रीब्यूट में, सही है, कि इसके क्लिक करने पे फॉर मीन यहाँ पे ले जाओ। समझ आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी ये हमने यहाँ पर इनपुट डिस्प्ले की है ना, ये ओके है, ठीक है हमारे लिए जो टेक्निकल पर्सन है। जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं ना, उनकी अजम्पशन क्या होती है कि टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस इनपुट में मैं कुछ ना कुछ राइट कर सकता हूँ। ये उनकी अजम्पशन होती है। हमारे साथ भी हम देखते हैं कुछ पर्सनस को, उनको नहीं आइडिया होता तो वो यहाँ पर ही क्लिक करते रहते हैं कि इस पर मैंने क्लिक करना है तो ये इनपुट में मैं कुछ ना कुछ राइट कर सकता हूँ। अब मैंने तो वेबसाइट हर यूज़र के लिए बनानी है ना, हर टाइप के यूज़र के लिए। लाइक मेरे साथ टेक्निकल पर्सन भी अटैच होंगे, मेरे साथ नॉन टेक्निकल भी होंगे, नॉन एजुकेटेड भी अटैच होंगे, ऐसे ही है ना। किसी पर्टिकुलर पब्लिक के लिए तो मैं नहीं ना बना रहा वेबसाइट, मैं तो सबके लिए बना रहा हूँ। तो मुझे फिर सबके प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है। अगर कोई अनाड़ी है ना, उसको उसकी एजम्पशन है ये कि मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँ और ये इनपुट फोकस हो जाए, तो मुझे इसको रियलिटी में शिफ्ट करना है उसकी एजम्पशन को, सही है। और वो हम कैसे करेंगे? पहले तो हमने जिस इनपुट को फोकस करना है ना उसको एक आईडी असाइन कर देनी है, मीन उसको यूनिक करना है, ठीक है, ताकि एक लेबल पे क्लिक होने पे एक ही इनपुट फोकस हो। समझ आ गई? फिर आपने क्या करना है, ये आईडी सिंपली लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, उसमें पास कर देनी है। ये टेक्निकली हमने क्या किया है, इन दो चीज़ों को, लेबल और इनपुट को आपस में बाइंड कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है, कि इन दोनों का एक ग्रुप बन गया है कि अगर मैं लेबल पे क्लिक करूँगा तो वो इस इनपुट को ही फोकस करेगा। समझ आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम? अभी भी किसी को कोई इशू है तो बताएं। क्लियर है? अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने एक ही आपको टाइप पढ़ाई है, टाइप टेक्स्ट, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो इनपुट का टैग है ये मल्टी टाइप डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, सही है। वो अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन एक इनपुट में कौन कौन से एट्रीब्यूट हम पास करते हैं वो मैं अभी जस्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर जब ये फॉर्म आप कंप्लीट करोगे ना, लाइक इस तरह से, अब चलो हम थोड़ी और चीज़ें बढ़ाते हैं। अब मैंने यूज़र से उसकी एज लेनी है, ठीक है। तो अब एज किस टाइप का डाटा है? न्यूमेरिक टाइप डाटा है ना, तो मैं इनपुट की टाइप
नंबर कर दूंगा और इसको आपने सेल्फ क्लोज करना है हमेशा, ठीक है? समझ आ गई है कि नहीं? अब इसमें यूज़र अपनी एज पुट करेगा। अब यहाँ पर भी डेफिनेटली मुझे प्लेस होल्डर लगाने, एंटर योर एज, सही है? और इसके साथ मुझे लेबल भी लगाना है ना कि यहाँ पर क्या चीज़ आपने प्रिंट करनी, और क्या लगाने, और क्या लगाने, फॉर और आईडी भी लगानी है, ठीक है? फॉर मीन कहाँ पे लेके जाना है, इस आईडी के ऊपर, और ये आईडी मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है? सेम काम इसमें भी करेंगे और ये आईडी पास कर देंगे लेबल में फॉर के, मतलब हम लेबल को बाइंड कर रहे हैं इनपुट के टैग के साथ, उसके पर्टिकुलर इनपुट के टैग के साथ। ऐसा नहीं है कि लेबल सिटी नेम है और आप फोकस फुल नेम को कर रहे हो, ठीक है? ये तो गलत है ना फिर, सही है? तो ऐसा नहीं करना, जो लेबल है ना उसको उसके रिलेटेड इनपुट फील्ड के साथ ही बाइंड करना है। क्लियर है? अब यहाँ से ना हम लाइन भी ब्रेक करते रहते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग होता है? बी आर, करें यहाँ से, ठीक है? अब हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक टेक्सचुअल डाटा के लिए टाइप टेक्स्ट और नंबर के लिए टाइप नंबर। अगर मैंने इसकी टाइप नंबर डिफाइन किया ना, मैं इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ये मुझे टेक्स्ट नहीं लिखने देगा, ठीक है? हाँ, कुछ ये मुझे अलाउ करता है, जैसे एक ई है, एक आधा और होगा, लेकिन नॉर्मली मोस्टली ये ना इसमें टेक्स्ट नहीं लिखने देगा, आप सिर्फ एज ही लिखने देगा, ठीक है? न्यूमेरिक टाइप डाटा। अगर आपने टाइप नंबर रखी है तो आप इसमें टेक्सचुअल डाटा नहीं राइट कर सकते। समझ आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम? ओके। अब एक प्रॉब्लम है इसमें कि यहाँ पर मैं नेगेटिव में भी एज दे पा रहा हूँ, ऐसे ही है ना? जबकि एज तो नेगेटिव में होती ही नहीं है, जिसकी होती है वो तो फिर अल्लाह अकबर। अब इसका सलूशन क्या निकालें? अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है कि ये नेगेटिव में भी एज जाने दे रहा है, ऐसे ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना जाए, तो यहाँ भी क्या करेंगे? एट्रीब्यूट लगाएंगे। अब यहाँ पर नंबर टाइप के लिए ना, जिस इनपुट की टाइप नंबर होगी उसमें ना एक एट्रीब्यूट होता है मिन का, सही है? इसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मिनिमम कहाँ किस नंबर तक जा सकता है। मैं कहता हूँ 0। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, इस पर क्लिक करता हूँ, ये 0 से नीचे नहीं कभी मुझे जाने देगा, ठीक है? समझ आ गई है कि नहीं? इसी तरह मैं यहाँ पर मैक्सिमम भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मैक्सिमम 18 से अबव ना जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो ये मैक्सिमम 18 तक जा रहा है, इससे नेक्स्ट नहीं जाने देगा। क्लियर है? इतने में कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इसी तरह एक और मैं आपको टाइप पढ़ाता हूँ। पासवर्ड लेने के लिए कि अगर मुझे यूज़र से पासवर्ड लेना है फिर क्या करें? तो आप क्या करेंगे? अब पासवर्ड के केस में तो नहीं ना मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम उसके लिए फिर होता है मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है? ये आप डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी मुझे इसकी खैर कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब पासवर्ड के केस में ना क्या होता है कि अक्सर औक़ात आप देखो ना, तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो डॉटेड आ रहे होते हैं, डॉट्स आ रहे होते हैं, आपको एक्चुअल पासवर्ड नहीं डिस्प्ले हो रहा होता है, ऐसे ही है ना? हैश पासवर्ड हैश हुआ होता है, ऐसे ही है। अब वो काम करने के लिए आप इसकी टाइप पासवर्ड कर दोगे। टाइप पासवर्ड करने से क्या होगा कि अब मैं इसमें कुछ भी राइट करूँगा ना, तो ये मुझे डिस्प्ले नहीं करेगा कि मैं एक्चुअल में क्या यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। क्लियर है? अब अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा आपने फेस किया होगा कि आप अपनी डिटेल लिखते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते कि आपने क्या डिस्प्ले यहाँ पर पुट किया है, ऐसे ही है ना? अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को आए ना, तो मैं उस इनपुट पे राइट क्लिक करके यहाँ पर जाता हूँ इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे, ठीक है? यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक साइड पैनल ओपन हो जाएगा आपके पास। कौन सी इनपुट थी? ये बता रहे ये इनपुट है, ठीक है? उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली जाके टाइप पासवर्ड की जगह टेक्स्ट कर देता हूँ, तो वो मुझे मेरा पासवर्ड दिखाने लग जाता है।
ठीक है, मैं तो इस तरह से काम कर लेता हूँ अपना। अब आप लोग क्योंकि डेवलपर बन रहे हैं तो आपको भी ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ये टेक्निकल चीज़ों का, सही है। हाँ वो हम आगे करेंगे। वैसे होता तो ऐसे ही है कि यहाँ पर आई का साइन आ रहा होता है कि उस पर हम क्लिक करते हैं ये डिस्प्ले करने लग जाता है, लेकिन अभी HTML में हमारे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है जिसके थ्रू हम इसको शो कर सकें। तो यहाँ पर अभी एक यही ऑप्शन है जी। आ रहे हैं आपके? नहीं होता नहीं है वैसे ऐसे, क्योंकि HTML में आप HTML लिख रहे हो वैसे। खैर हम इसको आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अक्सर वेबसाइट्स में आप जाओ ना, वो आई का आइकन आता ही नहीं है, होता है ना, तो वहाँ पर फिर आपको अगर पासवर्ड देखनी, अक्सर वैसे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना रहे हो ना, तो वहाँ पर आई का आइकन नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ से टाइप पासवर्ड को टेक्स्ट करके एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड शो कर देगा। समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट चलें। पासवर्ड अब कितनी टाइप पढ़ ली? टाइप टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड और 3 ही पढ़ी अभी, ठीक है। अब अगर मैंने लेट्स सपोज यूज़र से उसका फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर के लिए टाइप क्या होगी? फ़ोन। अच्छा मैं यहाँ पर ये सारा चेंज कर रहा हूँ, ये ID भी 4B सही है ताकि सारा बाइंड ही रहे एक दूसरे के साथ। अब इसकी टाइप क्या देंगे, ये चैलेंज फ़ोन के केस में। अब फ़ोन नंबर में अगर मैं टाइप नंबर डिफ़ाइन करता हूँ ना, तो मैं इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं लिख सकता, ऐसे ही है कि नहीं? लाइक मैं कोई लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं लिखने देगा, क्योंकि नंबर में सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि फ़ोन नंबर्स में आप +92 भी लगाते हो कंट्री कोड साथ, फिर कईयों में पैरेंथेसिस भी लगाते हो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स के साथ, ऐसे ही है ना। अब ये चीज़ करने के लिए ना आप इसकी टाइप टेल डिफ़ाइन करोगे फ़ोन नंबर लेने के लिए, सही है। अब ये इसमें अलाउ करेगा प्लस ये पूरा सिंटैक्स लिखना, ओके समझ आ गई कि नहीं? फिर इसका एक और भी होता है, अक्सर वेबसाइट्स में आप जाओ ना, आप सारी डिटेल एंटर कर रहे होते हो तो कीपैड आपका टेक्सचुअल ही होता है, ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही आप कोई इस तरह की फ़ोन नंबर लिखने लगते हो ना, आपका कीपैड चेंज हो जाता है, ऐसे ही है कि नहीं? वो नंबर वाला आ जाता है बस। वो इसके थ्रू होता है कि अगर आपने टाइप टेल डिफ़ाइन की होगी ना, तो वो जब आप नंबर इस पर क्लिक करोगे ना इस इनपुट पे, तो आपका कीपैड चेंज कर देगा, फ़ोन नंबर वाला कर देगा, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? अब अगर यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेनी हो, फिर टाइप क्या डिफ़ाइन करें? अब ये तो ना तो डेट है ना नंबर है, क्योंकि उसमें तो हाइफन्स भी होंगे, और ना टेल है ना पासवर्ड है। अब इसकी टाइप क्या होगी? ऐसे अगर आप यहाँ पर आओ ना, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या होता है, ये कैलेंडर ओपन हो गया है, ऐसे ही है ना। अब ये चीज़ अचीव करने के लिए आप यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन करोगे डेट, सही है। टाइप डेट डिफ़ाइन करोगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपको कैलेंडर ओपन हो जाएगा, सही है। अब इसमें क्या करोगे, आप अपनी पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? और भी होते हैं, जैसे डेट है, जो डेट और टाइम है ना, डेट टाइम, ये HTML से डेप्रिशिएट कर दिया गया है। मतलब इसको मैंने लगाया है ना, तो देखो कोई फ़र्क नहीं आया, उसने मुझे कैलेंडर डिस्प्ले नहीं किया, ये HTML से ख़त्म कर दिया गया है, जो लेटेस्ट HTML है। हाँ इसकी जगह एक और होता है डेट टाइम लोकल। अब इसमें क्या होगा, ये आपको कैलेंडर भी शो करेगा और साथ टाइम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देगा। अब मैं अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख सकता हूँ कि नहीं? लाइक 2002 जुलाई 25, अब टाइम पता नहीं क्या था, लेट्स सी, सही है। तो अब मैं प्रॉपर टाइम भी दे पा रहा हूँ और एज भी दे पा रहा हूँ, सही है। ये किसके थ्रू होगा? टाइप डेट और डेट टाइम लोकल के साथ। टाइप डेट करेंगे तो सिर्फ कैलेंडर देगा, डेट टाइम और लोकल करेंगे तो वो साथ टाइम भी
सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। क्लियर है? इतने में कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। और कौन सी टाइप का डाटा है हमारे पास? हाँ, एक सर्च के लिए भी होता है, मतलब आप टाइप सर्च डिफाइन, वैसे तो उसमें हम टेक्स्ट ही लिखते हैं, आप टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन सर्च करोगे ना तो उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। अब बेनिफिट क्या होगा कि मैं इसमें कुछ लिखूंगा ना तो ये मुझे साथ ये क्रॉस का आइकन दे रहा है सर्च के लिए। समझ आ गई है? ये टाइप सर्च करेंगे तो ये अचीव होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ठीक है, अब नज़र आ रहे हैं? अच्छा, अब हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली? टाइप टेक्स्ट, नंबर, पासवर्ड, टेल, डेट, डेट टाइम, लोकल और सर्च। अब अगर आपने लेट्स सपोज, माइंड में भी नहीं आ रहा, उस पर मैं आता हूँ अभी। अगर आपने लेट्स सपोज देख ही लेते हैं, हाँ ईमेल। ईमेल भी क्या है वैसे, ये टेक्सचुअल टाइप डाटा ऐसे ही है ना। आप टाइप टेक्स्ट भी करोगे ना तो आप ईमेल ले सकते हो, लेकिन उन्होंने ना एक स्पेशल टाइप इसके लिए डिफाइन कर दिया, टाइप ईमेल। इससे क्या होगा कि ये ना इसके अंदर आप एक तो आपको जितनी भी इस ब्राउज़र पे आपने ईमेल्स यूज़ की होंगी वो सजेशन में देगा। दूसरा, ये जब तक ईमेल का साइंटेक्स पूरा नहीं ना होगा, लाइक ईमेल का साइंटेक्स में तो @ लाजमी होता है, gmail.com होता है, ऐसे ही है ना। जब तक ये नहीं ना होगा तब तक ये फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा। किस केस में? जब हमने टाइप ईमेल डिफाइन की होगी। लेकिन अगर टाइप टेक्स्ट करेंगे ना तो ये फिर सबमिट होने देगा। अभी मैं आगे आपको सबमिशन भी पढ़ाऊँगा ना, सबमिशन का टैग, उसमें फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ईमेल नहीं ना डिफाइन करता तो वो सबमिट करने देगा। अगर मैं टाइप ईमेल डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर ईमेल का साइंटेक्स कंप्लीट नहीं लिखता तो मुझे एरर थ्रो करेगा। ये अभी मुझे याद करवाना, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर है इतना? और किस टाइप का हो सकता है? अच्छा, और क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर आओ ना, यहाँ पर इस फॉर्म में तो नहीं है आपको ना, जिस तरह हम VS कोड इंस्टॉल कर रहे थे तो टिक करने के ऑप्शंस आ रहे थे, चेक बॉक्स आ रहे थे, ऐसे ही है ना। कुछ बॉक्सेस डिस्प्ले हो रहे थे, हम उनको चेक कर रहे थे, टिक मार्क कर रहे थे, ऐसे ही कि नहीं? अब वो किस तरह से हम अचीव करेंगे, इनको ही मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ डिफाइन करता हूँ, सिलेक्ट हॉबीज़, सही है। और यहाँ पर कर देता हूँ, आप मुझे कुछ हॉबीज़ लिखवाओ, जैसे क्रिकेट। अब उसमें, अब अगर आप ये करवा रहे हो ना, मतलब टिक करवाना चाहते हो, चेक मार्क्स कराना, उसके लिए टाइप हो जाती है चेक बॉक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स करोगे ना तो इस तरह का ये आपको रेक्टेंगल दे देगा जिसको आप टिक कर सकते हो, सही है। अब टेक्निकली इसमें फिर मुझे प्लेस होल्डर की नहीं ना ज़रूरत, ID और 4 की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं है ना इसमें, क्योंकि इस पर क्लिक करूँगा तो इसको टिक होना चाहिए। यहाँ पर ID कर दूँगा क्रिकेट और यहाँ पर भी क्रिकेट। अब अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे चेक कर देगा। ठीक है, इसी तरह और डिस्प्ले कर लेते हैं, जैसे और बताएं, टीचिंग, ये भी एक हॉबी है कि नहीं? और बुक रीडिंग से वैसे हमारे लोग भागते हैं, लेकिन लेट्स सी, रीडिंग और स्केचिंग। और हम देख लेते हैं गार्डनिंग, देख लेते हैं। क्या रह गई है? कोडिंग, कोडिंग, ये भी सही है।
अच्छी बात है अगर आपकी हॉबी है तो। सही है, ये कुछ मैंने हॉबीज़ यहाँ पे लिस्ट की हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं इनको चेक मार्क कर सकता हूँ। अब अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। टेक्निकली यहाँ पर होता है ना कि मैं जस्ट 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये वैलिडेशन होती है। अब वो वैलिडेशन अभी है HTML में हमारे पास नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास होगी प्रोग्रामिंग, जब हम पढ़ेंगे ना तब हमारे पास कंट्रोल होगा कि इसमें सिर्फ यूज़र 3 ही मार्क कर सके, इससे ज़्यादा ना कर सके, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर हम खड़ा तो HTML के थ्रू ही करेंगे ना, तो वो ऐसे ही होगा कि टाइप आपने चेक बॉक्स कर देनी है। समझ आ गई? इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी को ना समझ आई हो इस चीज़ की? क्लियर है? एवरीथिंग ओके? अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि आप जेंडर जहाँ पे लिखा होता है ना सेलेक्ट जेंडर, वहाँ पे ना वो सर्कल का ऑप्शन आ रहा होता है, सर्कल आइकन आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे तो ये रेक्टेंगल दे रहे हैं ना, वहाँ पर सर्कल आ रहा होता है, आप उसको चेक करते हो। ऐसे ही है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं P का टैग लगा लेता हूँ और इसमें कहता हूँ सिलेक्ट जेंडर। अब इसमें इनपुट की टाइप क्या हो जाएगी? रेडियो। सही है, टाइप रेडियो करेंगे ना तो इस तरह का आपको ये सर्कल का आइकन दे देगा, जिसको मैं चेक मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें लेबल लगाना है तो लेबल, और इसमें कह देते हैं मेल, और इसमें डेफिनेटली मेल कर देंगे, और सिंपली यहाँ पर आईडी मेल। इसी तरह फीमेल के लिए फीमेल, टाइप सेम रहेगी। और कौन सा होता है अदर्स? ठीक है। अब ये कौन से आइकन है? ये वाले, ठीक है, रेडियो सर्कल आइकन। अब यहाँ पर ये एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर पा रहा है, ऐसे ही है ना। अब एक वक्त में बंदा एक से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको कोई वैलिडेशन लगानी है कि वो एक ही सिलेक्ट कर सकें। थोड़ी बहुत हम ट्राई करते हैं। जैसे उसके लिए फिर आपको एक और एट्रीब्यूट आना चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हमारे पास ना यहाँ पर इनपुट के अंदर एक और भी एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। किसका? वैल्यू का। ये क्या होता है? ये टेक्निकली इस इनपुट के अंदर मैं जो टाइप कर रहा हूँ ना, ये मेरी वैल्यू है। सही है। अब ये वैल्यू एक तो यूज़र देगा मुझे, मेरे पास ये भी कंट्रोल है कि मैं इसको भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ पहले से थ्रू ये वैल्यू के एट्रीब्यूट। लाइक इसमें मैं लिख देता हूँ मोहम्मद जुहेब, ठीक है। अब रिफ़्रेश करता हूँ ना तो ये पहले से फॉर्म में लिखा आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी है पहले से, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं? कि एक तो यूज़र भी टाइप कर सकता है, दूसरा मैं खुद से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब अक्सर वेबसाइट्स में क्या होता है, आपका नेम और ईमेल पहले से आ रही होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी है कि नहीं? इसमें तो मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो आपको चेंज नहीं करने देते। ऐसे ही है ना। अब वो कैसे आप अचीव कर सकते हो? यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करके रीड ऑनली, ठीक है। ये एट्रीब्यूट क्या करेगा? अगर आपने ये लगाया ना तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये मुझे नहीं करने देना, ठीक है। लेकिन अगर ये मैं हटा दूंगा फिर मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। समझ आ गई कि नहीं? अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू अगर सेम हो ना तो फिर हमें वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ नेम ही लिख दें तो काफ़ी होता है। HTML खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेम है। मतलब जब एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू दोनों सेम होगी ना, सेम नेम होगा, तो हमें ये फिर वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उसका नेम लिख देंगे। क्लियर है? इतने में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर ये दो केसेस में वैल्यू यूज़र तो टाइप ही नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना। उसने तो क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब उसके सिलेक्ट करने पे टाइप मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये इनपुट होती फिर तो उसने टाइप करना था, मैंने फेच कर लेना था इसकी वैल्यू को। ऐसे ही है। लेकिन इस केस में तो वो सिलेक्ट कर रहा है। अब मुझे क्या पता उसने क्या सिलेक्ट किया है?
ऐसे ही है ना। अब फिर इनकी वैल्यूज़ मैं डिफ़ाइन करूँगा। कैसे? अब यहाँ पर हर इनपुट के साथ इसकी वैल्यू, अगर वो क्रिकेट सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्रिकेट। अगर टीचिंग सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू टीचिंग। अगर रीडिंग करता है तो रीडिंग। और यहाँ पर ये किस केस में होगा? जब यूज़र ने टाइप नहीं करना, उसने सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन में वैल्यू मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है? क्योंकि उसने तो सिर्फ मतलब उसने तो सिलेक्ट करना है ना। अब उसने क्या सिलेक्ट किया है वो मुझे पता चलेगा थ्रू वैल्यू के। सही है? समझ आ गया कि नहीं? इसी तरह यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू कोडिंग। ओके, अब सेम काम ही हम ये नीचे भी करेंगे। इसमें भी वो सिलेक्शन ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम करेंगे मेल, फीमेल और अदर्स। सही है कि नहीं? इतना समझ आ गया? वैल्यू के एट्रीब्यूट किस लिए पास करना है? ताकि हम अपने से भी वैल्यू डिफाइन कर सकें हर इनपुट की, ठीक है? और ये किस केस में करेंगे? ये वैसे नॉर्मली इन इनपुट्स के लिए नहीं होती, वैल्यू का एट्रीब्यूट इनके लिए नहीं होता, ठीक है? ये होता है जब हम सिलेक्शन करवा रहे होते हैं। सिलेक्शन में तो उसने टाइप नहीं ना करना वैल्यू को, तब तो हमने खुद से डिफाइन करनी है, तो वो हम डिफाइन करेंगे वैल्यू के एट्रीब्यूट के थ्रू। समझ आ गई है? क्लियर है कि नहीं? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? ज़्यादा हो रहा है? अच्छा, बस 2-3 और हैं, फिर आपको जाने देते हैं। 5 मिनट की ब्रेक कर लें। इतना तो हमने डिस्कस कर लिया वैल्यू तक, ठीक है? वैल्यू के एट्रीब्यूट तक। ये कुछ ना एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले जो इनपुट के टैग में ज़रूर जाते ही जाते हैं। ये टाइप, प्लेस होल्डर, आईडी, वैल्यू, एक और है बस, ठीक है? वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं नोटपैड पे चले जाता हूँ और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर, अब ये मैंने यहाँ पर HTML में एक फॉर्म बनाया है ना। अब जब ये सबमिट होगा ना, सबमिट, तो बैकएंड को क्या जाएगा? सिर्फ वैल्यूज़ जाएंगी, ठीक है? लाइक नेम फैसलाबाद, एज 22 और ईमेल zuhaib@gmail.com। इस तरह ना सिर्फ वैल्यूज़ जाएंगी बैकएंड को। ये वैल्यूज़ किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं ये बैकएंड को नहीं पता चलेगा। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? जो इन इनपुट्स के अंदर टाइप किया जा रहा है ना, जस्ट वही बैकएंड को जाएगा। सही है? अब बैकएंड पर मुझे फिर किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये 22 क्या है, ये क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम है ना? अब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? हम हर इनपुट का एक नेम डिफ़ाइन करते हैं। क्या करते हैं? हर इनपुट का एक नेम डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें बताते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इस नेम को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पर नेम का मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा और उसमें बताऊंगा ये फुल नेम है। अब बैकएंड को क्या जाएगा? मोहम्मद जुहेब और साथ फुल नेम। इस तरह से अब बैकएंड को जाएगा। अब मुझे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ना कि ये क्या है और ये क्या है। मुझे पता चल जाएगा मोहम्मद जुहेब फुल नेम है। ऐसे ही है ना? इसी तरह अब हम सब में डिफ़ाइन करेंगे। ये वैसे मुझे पहले ही करवा देना चाहिए था। यहाँ पर सिटी नेम, यहाँ पर एज, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर फ़ोन, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सर्च, यहाँ पर ईमेल। इनमें क्या, इसमें क्या नेम डिफ़ाइन करेंगे? अब यहाँ पर तो मल्टी सिलेक्शन है ना, लेकिन नेम कितने होंगे? नेम एक ही होगा, ठीक है? हॉबी। सही है? वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, नेम एक ही रहेगा ना कि ये वैल्यू इस चीज़ को बिलोंग कर रही है।
और इसमें नेम क्या हो जाएगा, जेंडर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, अब कैसे होगा, हर वैल्यू के साथ उसकी नेम भी जा रहा होगा कि ये सिटी नेम है, ये एज है, ये ईमेल है। अब इस तरह से बैकएंड को डाटा जाएगा नेम के साथ। सही है, समझ आ गई है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये मुझे एक ही सिलेक्ट करने देगा, क्योंकि अब मैंने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो तो हर इनपुट में जाते ही जाते हैं, आईडी, टाइप, नेम और वैल्यू, और एक प्लेस होल्डर है। सही है, ये तो इनफ है, जाते ही जाते हैं। बाकी हमारी नीड के मुताबिक हम लगा सकते हैं मिन, मैक्स, फॉर, आईडी, ये सारा कुछ। अब 2-3 टाइप्स और हैं हमारे पास, फिर वो जाने देते हैं आपको। आप भी कहते होंगे सर लारी लगाई जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट की टाइप होती है फाइल। ये यूज़ होती है अगर आपने यूज़र से फ़ाइल लेनी है ना, फ़ाइल, उसके लिए। इसको सेल्फ क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा ना, तो ये मुझे कह रहा है चूज़ फाइल। इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे फ़ाइल चूज़ करने का ऑप्शन देगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही चूज़ करने देता है। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल लेना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट पास करोगे मल्टीपल का। ठीक है। अब ये मैंने इस सिंटैक्स में लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका नेम भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, इस वजह से मैंने सिर्फ उसका नेम ही पास कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं आऊँगा ना, चूज़ फाइल करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बता रहे 2 फाइल्स। सही है, समझ आ गई है कि नहीं। यही काम आप ये मल्टीपल इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। फिर एक इनपुट की टाइप होती है कलर। ये होता है कि अगर आपने कलर सेलेक्ट करवाना है, जैसे ये उसने एक पैनल दे दिया, इससे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करवा सकता हूँ। ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं। फिर एक होती है इनपुट की टाइप रेंज। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। टाइप रेंज करेंगे ना, तो ये इस तरह का प्रोग्रेस बार दे देगा मुझे। ओके। और कौन सी टाइप हो सकती है, हाँ 2 बस और हैं। एक सबमिट है। अब इनपुट की टाइप सबमिट करेंगे ना, तो ये मुझे एक बटन बना देगा सबमिट का। ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये सारी इनपुट्स फिल की, ठीक है, और यहाँ पर जो ईमेल है ना, वो प्रॉपर डिफाइन नहीं की। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो एरर दे रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर ईमेल का सिंटैक्स इनकम्प्लीट। ये किस केस में होगा, जब आपने टाइप ईमेल डिफाइन की होगी। अगर मैं इसको कर दूंगा, फिर नहीं मुझे एरर देगा, फिर क्लिक करने देगा। सही है, समझ आ गई है कि नहीं। इसी तरह एक और होता है इनपुट की टाइप रीसेट। ये क्या करता है आपके ख्याल में। ये आपने ये सारा फॉर्म फिल किया है ना, रीसेट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं। और मेरे ख्याल से नहीं कोई रह गया है। बस यही है। एक ये है हिडन। ये क्या होगा एक्चुअली में। अब ये मैंने इनपुट की टाइप हिडन की है ना, तो ये इनपुट मुझे नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि ये एक फॉर्म है, सही है। अब ये फॉर्म जब सबमिट हो ना, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो जाए, मतलब अप्रूव्ड किसने किया है ये फॉर्म, सही है। उसमें आप एडमिन का नेम दे दें कि इसने अप्रूव किया है। आप कहते हो ये मैं यूज़र से ना लूँ, मैं अपनी तरफ से ही दे दूँ। अब ये इसको तो फिर मैंने फ्रंट एंड से हिडन रखना है ना। ये तो नहीं ना यूज़र से लेना कि अप्रूव किसने किया है। ये तो मुझे पता है कि मैंने अप्रूव किया है। तो मैं फिर इस इनपुट की टाइप हिडन करके वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, अप्रूव्ड बाय ज़ुहैब, और नेम कह दूंगा, सॉरी नेम क्या कहेंगे, मार्क्स कह दें, कुछ भी ऐसा। सही है। तो अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा ना, तो ये वाली वैल्यू भी साथ इसके
इंक्लूड हो जाएगी, बट फ्रंट एंड पे ये शो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारा आपका ये इनपुट का जो टैग है ना, बेसिक टैग, ये सारा उसका काम है। जो मल्टीपल ऑप्शन वो दे रहा था ना मल्टी डाटा सेलेक्ट करने के लिए, वो सारा मल्टी डाटा यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। ओके, कर लेंगे इतना कि नहीं?